हाँ भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आ, तो आज रोटेशन का होमवर्क करेंगे। हाँ, तो बताओ भाई, ऑब्जेक्टिव 1। हाँ भाई, लव यू टू। सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव का भी डिस्कशन बाकी है। थोड़े बहुत बचे होंगे, बता दो, चलो उसको ही बता दो। सेंटर ऑफ मास से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। बताओ भाई, सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव में कौन सा बचा था? बताओ। ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन 13। अच्छा, सेंटर ऑफ मास वाला है। पहले हम सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं भाई। ऑब्जेक्टिव 1। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव 1 का 16 लेना है क्या? 16, न्यूक्लियस मूविंग विद वेलोसिटी v emits alpha particle. Let the velocity of alpha and remaining nucleus be v1 v2, masses m1 m2. These must be parallel. देखो ऐसा है, जो इक्वेशन बनेगी ना वो ये बनेगी कि m1 प्लस m2 इनिशियल मोमेंटम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई v वेक्टर, टोटल दोनों का कंबाइंड मास ये है, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर, अल्फा की वेलोसिटी, अल्फा का मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है, प्लस m2 v2 वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन हम बना सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शंस को एक एक करके चेक कर लो, तो जो सही आ रहा है वो सही हो जाएगा, जो गलत आ रहा है वो गलत हो जाएगा। तो जैसे डी करेक्ट है, सी रॉन्ग है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। सी v1 प्लस v2 वेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नन ऑफ दी v1 v2 शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बी रॉन्ग हो गया। v1 v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, रॉन्ग है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे चल के आ रहा हो और अल्फा पार्टिकल उधर निकल जाए, रिमेनिंग न्यूक्लियस इधर निकल जाए, कोई भी पैरेलल होना कंपलसरी नहीं है। और पैरेलल हो भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे चल के आ रहा था, अल्फा पार्टिकल उधर निकल गया और रिमेनिंग न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा कम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ओके, हाँ भाई, तो 7 इसमें 12 नंबर भी था क्या? बॉल केप्ट इन क्लोज्ड बॉक्स, मूविंग बॉक्स मेक्स कोलिजन, बॉक्स इज केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, अकेले अकेले की नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। 14, अच्छा, हेवी रिंग मास m clamped on the periphery of a large circular disc, system is rotated in such a way that center moves। देखो 14 में क्या हो रहा है, ये था 16, तो पेरिफेरी पे एक डिस्क है और एक पार्टिकल सेंटर पे है ना। अब क्या हो रहा है, सिस्टम इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट सेंटर मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। तो ये r रेडियस के सर्कल पे v वेलोसिटी से सेंटर मूव कर रहा है। वी कैन कंक्लूड दैट, देखो भाई ऐसा है, जो कंक्लूजन पक्का हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि जो रिजल्टेंट फोर्स इस पे लग रहा होगा, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा होगा, वो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ m, मास टोटल 2m हो गया, v स्क्वायर बाय r, ये लग रहा होगा पूरे सिस्टम पे। तो c जो है वो हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वी कैन कंक्लूड दैट एक्सटर्नल फोर्स,
इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन इंटरनल फोर्स से भी इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। करेक्ट आंसर सी है 14th का। ठीक है, उसके बाद 17, अच्छा, शेल इज फायर्ड फ्रॉम कैनन वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट पाथ एक्सप्लोड इन 2 pieces of equal masses. One of the pieces retraces the path to the cannon. तो भाई ऐसा है 17th में क्या हो रहा है कि ये शेल फायर किया गया, यहाँ पे आने के बाद 2 पार्ट में टूटा और एक वापस लौट रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दूसरे की वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरता तो इससे दूर जाके गिरेगा, ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो हमें बताना क्या है, दूसरे की स्पीड इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन बतानी। इनिशियल मोमेंटम हो गया ट्वाइस m, टोटल पीस का मैं टोटल मास 2m मान रहा हूं, दोनों के अलग अलग mm मान रहा हूं, तो 2m v cos थीटा ये इनिशियल मोमेंटम है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ये होती है, इज इक्वल टू जो मास लौट के आया है उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई होगी, m इंटू माइनस वी कॉस थीटा प्लस m इंटू v1 के लिए सॉल्व कर लो, 17th हो जाएगा। 15 नंबर भी है, क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन द कोलिजन आर मोमेंटम, काइनेटिक, सिर्फ मोमेंटम की गारंटी है, बाकी कुछ की गारंटी नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस है। 15th में क्या डाउट है। 8, 9 इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज लीनियर मोमेंटम, नहीं, इंटरनल फोर्स लीनियर मोमेंटम नहीं चेंज कर सकते, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, कैनॉट चेंज मोमेंटम। नंबर 9, बुलेट हिट्स ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस गेट्स एम्बेडेड इन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक का तो चेंज हो रहा है भाई, बुलेट उसमें आके लगेगी चलाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ये भी चेंज हो रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक हॉराइजॉन्टल सरफेस पे तो नहीं चेंज होगी, हॉराइजॉन्टल सरफेस पे टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, टेम्परेचर भी बदल जाएगा, बुलेट उसमें धसेगी, ठीक है ना, तो जो है कुछ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो 8th 9 दोनों हो गए। और कोई डाउट है भाई सेंटर ऑफ मास एक्सरसाइज 1 में, ऑब्जेक्टिव 1 में, ऑब्जेक्टिव 2 में है तो वो बता दो। Which question should we do for revision? The questions which you could not solve in first attempt. जो क्वेश्चन तुम मुझसे डाउट में पूछ रहे हो उनको रिवीजन के टाइम में करके देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 2 में 6 and 7। अच्छा, तो नंबर 6 है कि भाई 2 balls are thrown simultaneously in air. The acceleration of center of mass of the 2 balls while in air. तो जब हवा में है तो उन पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जी हो गया, बात खत्म। 6 तो बड़ा आसान है, ठीक है ना, चलने की डायरेक्शन से, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर डी है 6th का। 7th है, ब्लॉक मूविंग इन एयर ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट सेपरेट्स, टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड, ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन में बढ़ती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने की गारंटी नहीं है। नंबर 9, बॉल हिट्स फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर इनलास्टिक कोलिजन, इन दिस केस मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन इज सेम एज जस्ट बिफोर कोलिजन। ये तो किसी को भी नजर आ रहा है भैया, बॉल पहले नीचे जा रही थी फिर ऊपर आएगी, तो कैसे चेंज होगा, कैसे सेम रहेगा, वो तो बदल ही रहा है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉल रिमेन सेम एज सेम ड्यूरिंग द कोलिजन, नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन में मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है भाई। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व्ड, ये बात सही है, सी करेक्ट है। टोटल एनर्जी ऑफ बॉल एंड अर्थ रिमेन्स द सेम, ये भी सही है। टोटल एनर्जी बोला है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोला है, इसलिए डी भी करेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्टिव 2 में ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर तुम बताओ कि किस ऑप्शन में तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं और अच्छे से हेल्प करूंगा, ठीक है ना। 5th का बी, A non-zero external force acts on a system of particles. The velocity and acceleration of the center of mass are found to be v naught a naught at instant t. It is possible that, भाई देखो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, ये बात पक्की है।
वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिफ्थ का बी जो है वो करेक्ट है। 11, इन ए हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, हमें पता है ऐसा होता है, नहीं हाँ इक्वल मासेस तो वेलोसिटी इंटरचेंज होगी। स्पीड्स आर, अगर वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही तो बोल ही सकते हैं स्पीड्स आर इंटरचेंज्ड, और मास बराबर है तो मोमेंटम इंटरचेंज, ये भी करेक्ट है, सब ABC सारे करेक्ट हैं 11th में। फास्टर बॉडी स्लो, स्लोअर बॉडी फास्ट, ये भी सही है क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो ये भी सही होगा, तो 11th सारे सही आ रहे हैं। 10th का डी, बॉडी मूविंग टुवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट कोलाइड्स विद इट, it is possible that the stationary body remains stationary, the moving body changes its velocity। भाई देखो ऐसा है कि मोमेंटम कंजर्व होना जरूरी है, स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी रहेगी तो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, तो अलाउड नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख भी दिया कि फाइनाइट बॉडी है तो बॉल वॉल के जैसा नहीं मान सकते अपन, तो 10th का डी जो है वो रॉन्ग हो गया। ओके 10th का ए भी देख लेते हैं, बोथ बॉडीज कम टू रेस्ट, बॉडी तो ये कैसे हो सकता है, मोमेंटम ही कंजर्व नहीं है, 10th का ए रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये हमने सेंटर ऑफ मास के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हो गया भाई कंप्लीट। चलो अब रोटेशन पे आ जाओ, ठीक है। रोटेशन के ऑब्जेक्टिव 1 के थोड़े बहुत क्वेश्चन थे मेरे को याद आ रहा है। रोटेशन के ऑब्जेक्टिव 1 बताओ। एक्सरसाइज पे बाद में आएंगे, ऑब्जेक्टिव से चालू कर रहे हैं भाई। नंबर 13 से शुरू करते हैं, चलो। क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर नॉट फिलिंग एंटायर ट्यूब रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाटर अबाउट द एक्सिस। अब देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग की तुम्हें जरूरत पड़ेगी भाई। जैसे मान लो ये ट्यूब है, ठीक है ना, और ये आधी पानी से भरी हुई है, ठीक है, आधी पानी से भरी हुई है मान लो, ऑल राइट। अब अगर इसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल बात यह है, तुम देखोगे कि बाहर की तरफ पानी का लेवल बढ़ जाएगा और बीच में पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है ना। पानी बाहर की तरफ बढ़ जाएगा, बीच में पानी का लेवल कम हो जाएगा। ग्लास में जब भी कैसे दूध में चीनी मिलाते हैं कई बार चम्मच से, तो तुम देखते हो कि बाहर की तरफ दूध का लेवल बढ़ जाता है, अंदर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मास हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। ये हम बात कर रहे हैं नंबर 13 की, ठीक है। 16 ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 इसको देखते हैं। बॉडी हैविंग सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन हैज 3 ऑफ इट्स पार्टिकल्स, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक जेड पे, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस आर 0.2 kg मीटर स्क्वायर ईच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो 16th में भाई मेरा आंसर तो डी है, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, कैन नॉट बी डिड्यूस्ड। एक्स और वाई पे हमें दे रखे हैं तो जेड पे कैसे बताएं। 16th में क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। अगर 16th का आंसर बी बता रहे हो तो गलती ये कर रहे हो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16th में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि पार्टिकल के मास एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, जेड एक्सिस पे भी है। इट इज नॉट ए लैमिनर बॉडी, ओके। तो इसलिए 16th का आंसर डी है, बी केयरफुल। नंबर 14 देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास एम रेडियस आर अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर थ्रू द सेंटर इज। तो नंबर 14 मैंने ऐसा ही क्वेश्चन मेरे ख्याल है डिस्क के लिए तुम्हें करवाया है। अब ये रिंग है, आधी रिंग है, इसके अबाउट तुम इसको घुमा रहे हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए।
तुम देख सकते हो सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सीधा सा आंसर है भाई mr²। डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाफ रिंग के लिए तो एकदम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, बाकी पूरे रिंग का करोगे इसके आगे मैंने जो डिस्क के तरीके से बताया था वैसे भी कर सकते हो। एक और आधी की आधी रिंग लगा दो, टोटल मास 2m हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr² हो गया, लेकिन हमें एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन लेना है तो आधा हो जाएगा। फिफ्थ का बी डी एंड, तो अभी ऑब्जेक्टिव 1 में तो और कुछ नहीं बचा ना, ऑब्जेक्टिव 2 पे चलते हैं चलो। हाँ, तो फिफ्थ का बी डी ऑब्जेक्टिव 2 में, let IA IB be the moment of inertia of a body about two axes A and B respectively. The axis A passes through center of mass, B does not. अब देखो क्या है कि अगर ये एक्सिस पैरेलल नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर पैरेलल हैं, जैसे ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि भाई इफ आई ए लेस देन आई बी, तो आई ए किससे कौन सा है, सेंटर ऑफ मास। तुम्हें ध्यान होगा मैंने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा ग्राफ आ रहा था। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है एज कंपेयर टू अदर पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये एक्सिस पैरेलल हैं तो आई ए लेस देन आई बी आएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी जो है उसकी गारंटी नहीं है। इफ आई ए इज लेस देन आई बी एक्सेस आर पैरेलल, ये कुछ नहीं कह सकते। हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये क्वेश्चन 5 में लॉजिक समझो कि हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना कि भाई आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी एम क्या था, डी स्क्वायर, है ना, ओनली फॉर पैरेलल एक्सिस। अगर एक्सिस पैरेलल हैं तभी तो कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो फिफ्थ का सी करेक्ट है, बाकी के करेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो कुछ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 1 का वाई नॉट सी, चलो देखते हैं। इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्योरली रोटेटिंग बॉडी मस्ट पास थ्रू ए पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं जिनमें जैसे रिंग है, उसका एक्सिस हमें यहां दे रखा है तो इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहां पे बॉडी तो नहीं है, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस बॉडी के थ्रू पास हो। जैसे डोर का भी एक्सिस जो होता है, डोर ऐसे रोटेट कर रहा होता है तो उसका एक्सिस हिंजेस वाली लाइन पे होता है, ऑलमोस्ट उस डोर के बाहर ही है, ठीक है। तो 1 का सी जरूरी नहीं है, बॉडी का एक्सिस बॉडी से बाहर भी हो सकता है। 6th का बी और सी देखते हैं। स्फीयर रोटेटिंग अबाउट ए डायमीटर, पार्टिकल्स ऑन द डायमीटर मेंशन्ड अबाउट डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, जो पार्टिकल्स एक्सिस पे ही होते हैं वो मूव नहीं करते, उनके अलावा बाकी पार्टिकल्स सर्कल्स पे जाते हैं, तो बी करेक्ट है। सी है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस have different angular speeds, it is wrong, ठीक है ना। तो स्फीयर बॉडी दे रखी है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट इज अ रिजिड बॉडी, रिजिड स्फीयर है, तो रिजिड बॉडी के लिए जो है एंगुलर स्पीड सेम होना कंपलसरी है, अदरवाइज पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन बदल जाएगा। हाँ, अब एक्सरसाइज पे आ रहे हैं भाई, नंबर 7। ओके, 8th का डी भी है क्या? अच्छा, 8th का डी देख लेते हैं। अरे 8th का डी तो दिया नहीं भाई, रोलिंग का है ये, 8th का डी थोड़ी दिया था। एट्थ 9th अभी क्यों पूछ रहे हो, ये तो मैंने करा ही नहीं थे ना। ऑब्जेक्टिव 1 में है ना ऑब्जेक्टिव 2 में, ये भी नहीं किए अपन ने। हाँ, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 7th नंबर, सेकंड भी है क्या? सेकंड से देख लो। व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 50 revolutions in first 5 seconds after the start. Find angular acceleration and angular velocity at the end of 5 accelerations. भाई देखो, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तुमको सिर्फ वही यूज करनी है
सिंपल सी चीज ये है। तो ये लिखा हुआ है कि व्हील रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन 50 रेवोल्यूशंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, इसको यूज कर लो। इसमें तुम्हें ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि आफ्टर स्टार्ट लिखा हुआ है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50 रेवोल्यूशंस का मतलब हो जाएगा 50 इंटू 2 पाई, ये थीटा हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है 5 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो टाइम की जगह 5, सॉल्व फॉर एल्फा, ये करना है तुम्हें। ओके, नंबर 3 भी इसी तरीके से हो जाएगा। व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एट 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड टोटल एंगल रोटेटेड बाय दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करना तुम्हें क्या है कि मेक ग्राफ, ठीक है, ओमेगा वर्सेस टी ग्राफ, फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा। एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी टी इक्वल टू थीटा तुम्हें मिल जाएगा। ये करना है थर्ड में। चलो नंबर 7 पे आते हैं। डिस्क रोटेट्स अबाउट एन इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4, find radial and tangential accelerations of the particle at a distance of 1 centimeter from the axis at the end of first second after disk starts rotating। हाँ भाई, तो डिस्क है अपने पास, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये रोटेट कर रही है, ऐसे ले लो व्हाटएवर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब देखो, इससे एक्सिस से 1 सेंटीमीटर दूर ये पार्टिकल, हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो है सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है ना भाई। 1 सेंटीमीटर का सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब आगे सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को यूज करना है हमें। तो देखो, इस पार्टिकल की जो ओमेगा की जो v है, ये v हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा आर। तो अल्फा तो इसमें दे ही रखा है, आर ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेंजेंशियल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओमेगा कितना होगा इन्होंने कब पूछा है? ओमेगा को अपन निकाल सकते हैं भाई आफ्टर फर्स्ट सेकेंड, है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड। तो हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ये हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन जो है उसको तुम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। तो ये ओमेगा है, इसका स्क्वायर इंटू आर, ये कर देना, रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स पार्टिकल के मोशन के लिए तुम कर सकते हो, रिजिड बॉडी कोई घूम रही है तो। ओके, नंबर 10 particles of masses 1, 2, 3 gram are kept at marks 1, 2, 300 respectively on a meter scale. Find moment of inertia of the system of particles about perpendicular bisector of the meter scale. तो ऐसा कुछ है भाई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये 0 वाला पॉइंट है, ये 100 वाला पॉइंट है, ठीक है। और इसमें इस तरीके से यहाँ पे जितना जो मार्किंग है उसके बराबर जो है मास रखा हुआ होगा, यहाँ 99 हो गया, यहाँ 98 हो गया, लाइक दिस। ये वाला पॉइंट 50 सेंटीमीटर वाला, ठीक है भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सिर्फ मासेस का निकालना है, स्केल के बारे में कुछ बताया भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो भाई ऐसा है
कि हम यहां से सबसे दूर वाले पार्टिकल लेते हैं 50 पे, यहां तो कोई मास है नहीं 0 और यहां 100 है, तो ये कितने डिस्टेंस पे 50 पे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ले रहा हूं पहले मैं, तो मास हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर मैं दिस प्लस दिस इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लूं तो ये भी 99 प्लस 100 हो रहा है, प्लस 100 इंटू 49 का स्क्वायर प्लस जो है इसी तरीके से 2 प्लस 99 तो ये 148 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। ऑल राइट, तो ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। अब मेरे ख्याल है मैथ्स का एक फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 50 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मुझे तो ध्यान नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको लगा देना और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ओके, नंबर 8, अच्छा, ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम द स्ट्रिंग रैप्ड ऑन द डिस्क फ्री टू रोटेट एक्सिस, angular speed of the disk is 10 radian per second at what speed is the block going down at that instant। तो नंबर 8 में क्या हो रहा है कि एक डिस्क है, ठीक है भाई, डिस्क के ऊपर रस्सी लपेटी हुई है और यहां पे एक ये ब्लॉक है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो डिस्क का एक्सिस है भाई वो फिक्स्ड है, ऐसे मान लो पुली के जैसा मान लो, जिसको ऐसे फिक्स्ड है, तो इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है ना। डिस्क का रेडियस दिया हुआ है और इसकी ओमेगा भी दे रखी है, ठीक है। हाँ, एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क विद व्हाट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन एट द इंस्टेंट, राइट। तो देखो भाई क्या है कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है ना, वही वेलोसिटी रस्सी के सभी पार्टिकल्स की होगी, रस्सी से अटैच्ड है, और रस्सी के इस पॉइंट की वेलोसिटी वही है जो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, रस्सी सरकमफ्रेंस के साथ साथ घूम रही है। तो हम कह सकते हैं कि दिस v विल बी इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना है। Number 11, find moment of inertia of a pair of solid spheres each having mass m, radius r, kept in contact about the tangent passing through the point of contact। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दो स्फीयर्स हैं भाई, ठीक है, और ये एक्सिस है, ठीक है। तो स्फीयर बोला है तो मतलब सॉलिड ही माना जाएगा। अगर मैंने बताया था कि हॉलो है तो बोलना कंपलसरी है, अदरवाइज हम सॉलिड ही मानेंगे। तो एक अकेले का 7/5 mr² होता है, उसका कर लो डबल, ये हो गया आंसर, ठीक है। और क्या बचा? 13, 15, अच्छा 13 है, फाइंड रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ द particles। radius of gyration of a circular ring perpendicular to plane passing through one of the particles। तो ये रिंग है, ये रिंग का एक पार्टिकल है, एक्सिस ऐसे पास होने वाली एक्सिस की बात है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं भाई, सेंटर के अबाउट mr² होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr² प्लस mr² ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसी को इक्वल टू तुम mk² लिख के k की वैल्यू निकालो, तो मेरे ख्याल से √2r तुम्हें आंसर मिल जाना चाहिए 15th का। 11th का समझ नहीं आया, 11th का क्यों, क्या दिक्कत है भाई? ये हमने किया था ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, इसके अबाउट अकेले का 2/5 mr² फॉर्मूला होता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो एक स्फीयर का क्या हो जाएगा, 7/5 mr² हो जाएगा। दोनों का मिला के सिमेट्री से दोनों को ऐड कर, दोनों का बराबर होगा तो दोनों का मिला के 2 टाइम्स 7/5 mr²।
ओके 14 radius of gyration of uniform disk about a line perpendicular to the disk equals its radius, find the distance of line from the center। अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है और हमें डिस्टेंस बताना है, तो ये बात हो रही है कौन से की 14th की। हाँ, तो ये डिस्क है, ठीक है भाई, और यूनिफॉर्म डिस्क है और परपेंडिकुलर टू द डिस्क है एक्सिस, सेंटर्स की बजाय कहीं और से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क है। तो मान लो यहां से पास हो रही है, इस डिस्टेंस को मान लो एक बार कि कुछ एल डिस्टेंस है ये, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या बनेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो आई सी की जगह हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, ये वाली एक्सेस ली जाएगी भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये भी एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क दिया हुआ है, प्लस एम एल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर है, ये लिखा हुआ है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू द रेडियस, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कर दो और इसको एल के लिए सॉल्व कर लो। Number 12, moment of inertia of uniform rod, mass 0.5, length 1 meter, is this about line perpendicular to the rod, find distance of this line from the midpoint of the rod। तो भाई ठीक है, रॉड के लिए भी परपेंडिकुलर, ये तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे हमने अभी डिस्क पे अप्लाई किया है ऐसे ही रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे रॉड है, मिड पॉइंट के अबाउट हमें पता है एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, ठीक है ना, मास 0.5, लेंथ 1 मीटर दी हुई है ना, परपेंडिकुलर टू द रॉड, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो मान लेते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द रॉड से इसका डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है, डी के लिए सॉल्व कर लो, बस इतनी सी बात है। मास दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सॉल्व फॉर डी। 15 नंबर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास एम एंड एज ए अबाउट वन ऑफ द डायगनल्स। गुड, ये इंटरेस्टिंग है फिर भी। नंबर 15 हमारे पास है एक स्क्वायर प्लेट, डायगनल के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लो कि ये अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्क्वायर के लिए हम जानते हैं कि डायगनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगल में नहीं होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। अब डायगनल तो डायगनल है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सिमेट्री से कह सकते हैं दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, तो टोटल आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जैसे रेक्टेंगल के लिए हम लिखते थे उसको यूज कर सकते हैं भाई। रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अगर मैं लिखूं, डायगनल की साइड क्या दी हुई है, ए दी हुई है ना, मास एम, तो जैसे इसके अबाउट लिखूं तो ये एम ए स्क्वायर बाई 12 है, इसके अबाउट भी मैं लिखूं तो एम ए स्क्वायर बाई 12 है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है इसके अबाउट इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो अब आई के लिए आंसर कितना हो गया, ये यहां पे भी 2i है, यहां पे भी 2 है, तो ये एम ए स्क्वायर बाय 12 आ गया, ठीक है। ये चीज है भाई, तो स्क्वायर के डायगनल के अबाउट भी सेम ही आ रहा है। 16, सरफेस डेंसिटी ऑफ ए सर्कुलर डिस्क रेडियस ए डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसमें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये है हमारे पास डिस्क, हम ले लेंगे ऐसा एलिमेंट, ठीक है भाई, ऐसा एलिमेंट लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसी पे ये जो रो की वैल्यू है ये कांस्टेंट है,
ठीक है ना, सरफेस डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो आइडिया हमारा ये है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रल ऑफ डी आई, इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है भाई, रिंग के लिए फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो इसका मास हम लिखेंगे तो मास पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। मास पर यूनिट एरिया है ए प्लस बी आर, और इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये हो गया पूरा मास। ठीक है, m इंटू आर स्क्वायर, आर तो इसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया ही है, उसका कर दो स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है भाई, तो ये इतना पार्ट जो है ये क्या था, ये सारा पार्ट था मास और ये है रेडियस। ठीक है, ये इंटीग्रल कर लो, इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, 0 टू कैपिटल आर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, in 15 both I are diagonally, how then taken in x and y axis। अरे भाई ऐसा है, देखो जो थ्योरम बताई जाती है ना उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझो। ठीक है, वो x और y दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हो सकते हैं। x का मतलब ऐसे और y का मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है, मैं उनको घुमा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके और इसका और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम वो भी इसके अबाउट होगा, और इसके ये भी जो है सेम इस वाली एक्सेस के अबाउट सम होगा, दोनों का ही। तो इट कैन बी एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। ओके, चलो भाई सब निपटा दिया अपन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बहुत डिस्कशन हो गया। चलो, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे भाई क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, लास्ट में मैंने तुम्हें जाते जाते एक बात ये बता दी थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है, वो एरिया। अब जैसे मान लो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरीके से ले रहा हूं, दोनों के बीच में बहुत स्मॉल एंगल ले रहा हूं, तो जो ए क्रॉस बी है वो हमें कैसे मिलता है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो, दो वेक्टर से मिलके जो पैरेललोग्राम मिलके कंप्लीट कर लो। ये एरिया जो है ये ए क्रॉस बी है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये बी साइन थीटा हो रहा है। 16 वाला मेरा 2 बार इंटीग्रेट करके आ गया था गलती से। 2 बार क्यों करना है, एक ही बार करना है बस। ठीक है ना, चलो, तो ये ए क्रॉस बी होता है, जो कि जिसका कि मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये ए बी साइन थीटा ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब जैसे इमेजिन करो एक वेक्टर ऐसा है फिक्स्ड है डायरेक्शन, दूसरे की डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एरिया मैक्सिमम कब होगा, एरिया मैक्सिमम तब होगा जब इनके बीच का एंगल जो है वो 90 हो जाए। जब ये रेक्टेंगल बनेगी उस केस में एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अगर तुम एंगल को और बढ़ा दो, 90 से भी ज्यादा कर दो, यू विल सी कि एरिया फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो 90 डिग्री पे ही क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्रॉस प्रोडक्ट का ये है। अच्छा, एक और चीज मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, और वो ये थी कि भाई जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट जो हैं वो मैंने बता दिए थे कि किसी का भी खुद के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है ना, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के जो भी करेंगे, ठीक है ना, वो हमेशा 0 आता है। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि 2 का अगर हम करेंगे तो वो तीसरे के बराबर आता है, और कौन से के प्लस आएगा कि माइनस, उसके लिए मैंने तुम्हें ये टूल बताया था कि आई कैप जे कैप के कैप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एरो लगा दो, तो इससे हम कह सकते हैं आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, लाइक दिस। ठीक है, अब जो है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं साथ साथ कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती,
ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब मैं चाहता क्या हूं कि हमारे पास अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे। देखो वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के हमने दो तरीके सीखे थे, एक था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तब तो अपने पास फॉर्मूला है, उससे अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका था कंपोनेंट वाला, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं कि भाई A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूं विद ए वेक्टर B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, तो ये आंसर कितना आएगा, ठीक है। बिल्कुल, अब देखो ये वाला रूल मैं बता चुका हूं कि दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि तुम बिल्कुल एल्जेब्रा और ऑर्डिनरी एल्जेब्रा की तरह से दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसे करके तुम चलते जा सकते हो। 3 टर्म्स यहां है, 3 टर्म्स यहां है, टोटल 9 टर्म्स आएंगी, लेकिन उनमें से कुछ जीरो भी होंगी, ठीक है। तो कितनी बचेंगी, जो बचेंगी उनके बाद आंसर कितना आएगा। आई वॉन्ट द आंसर इन दिस फॉर्म कि भाई समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। तो ये वाला समथिंग, ये वाला समथिंग और ये वाला समथिंग क्या है, अलग अलग बताओ। मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर ये ध्यान रखो कि ये भी एक वेक्टर ही होगा, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग कितने कितने होते हैं। डिटर्मिनेंट तुमको पीजे सर ने पढ़ा दिया है क्या बाय एनी चांस? क्या पीजे सर ने तुम्हें डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया है? मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पढ़ाया होगा। चेक योर ईमेल टुडे, चलो देखेंगे, आज देखेंगे। डिटर्मिनेंट से देखो भाई, डिटर्मिनेंट तुम्हें मुझे लगता नहीं कि पीजे सर ने अभी तक पढ़ाया होगा। पढ़ा दिया है? नहीं, मुझे आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पीजे सर ने पढ़ाया है क्या? बात क्लास सबके लिए चल रही है। चल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चल रहा है, गुड गुड गुड। फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, उस फॉर्म में भी कर लेंगे। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा उसका यूज होता है तो बता देंगे, ठीक है ना, ऑनगोइंग है तो बता देंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, फिलहाल करने का तरीका जो अपने पास है वो क्या है कि देखो टोटल 9 टर्म्स जो आएंगी, इन 3 को इन 3 से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें से 3 टर्म्स जीरो होंगी, ठीक है ना। आई की आई से, जे की जे से और के की के से जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। अब आई कैप हमें कैसे मिलेगा ये सोचो। आई कैप हमें कैसे मिलेगा? आई कैप हमें मिलेगा जे क्रॉस के से। जे क्रॉस के करेंगे तो प्लस आई आएगा, ये ध्यान दो, जे क्रॉस के प्लस आई देगा। तो इसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, आई कैप में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा A2B3, ठीक है। और के क्रॉस जे भी हमें आई देगा, लेकिन के क्रॉस जे हमें नेगेटिव आई देगा, तो नेगेटिव हो जाएगा A3B2। समझ में आ रही बात? सिमिलरली जे हमें कैसे मिलेगा? बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एक हमें जे मिलेगा के क्रॉस आई से, के क्रॉस आई से प्लस मिलेगा कि माइनस, तो हम देख सकते हैं के से आई हम जा रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें प्लस मिलेगा। तो A3B1 पॉजिटिव, A3B1 यहां पॉजिटिव आएगा। और हमें कैसे मिलेगा? और हमें आई क्रॉस के से भी मिलता है भाई,
आई क्रॉस के से भी जे मिलता है लेकिन वो नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव A1B3, ठीक है। अच्छा, के कैप हमें कैसे मिलेगा, बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आई क्रॉस जे करेंगे, यानी कि A1 आई कैप और B2 जे कैप, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें आएगा A1B2 पॉजिटिव, और एक आ जाएगा A2B1, जे क्रॉस आई भी के होगा लेकिन वो नेगेटिव के होगा, तो माइनस A2B1, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो। ऑल राइट, अब देखो क्या है कि इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट जो है क्या होता है, एक डब्बे के जैसा होता है भाई, है कि नहीं। डिटर्मिनेंट होता है एक डब्बे के जैसा, ऐसा, राइट। आई कैप, जे कैप, के कैप लिखो, और फिर इसके कंपोनेंट, पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लो, A1, A2, A3, फिर दूसरे के लिख लो B1, B2, B3। तो मैथ्स में तुमने सीखा होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये अगर तुम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हो तो तुमने मेरे ख्याल है अब तक सीख लिया होगा, एक दो क्लास अगर हो गई है तो सीख ही लिया होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है कि थोड़ा याद रखने में थोड़ा हो सकता है अनकंफर्टेबल लगे, तो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं अगर वो हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैथ्स में तुमने पढ़ा टॉपिक, उसको हमने फिजिक्स में फटाक से यूज कर लिया है, ठीक है भाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बस इतना ही है बेसिकली, बाकी ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल उसकी मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारा मैथ्स में तुम सीखते रहना। वेक्टर एनीवे मैथ्स का ज़्यादा टॉपिक है, फिजिक्स में भी काम में आता है ऑफ कोर्स। अब हम उसके एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्पल हमें लेना है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है एग्जाम्पल टॉर्क। TORQUE, टी को मैंने डिलिबरेटली ऐसे बनाया है क्योंकि टॉर्क का मोस्टली सिंबल ये टाउ लेटर यूज किया जाता है, ठीक है भाई। सो टॉर्क जो है वो हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सीखें तो हमें पता होना चाहिए वेक्टर स्केलर किस तरीके से उसको हमें लेना है। तो टॉर्क को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। टॉर्क जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पर्पस क्या है, अब ये बता देता हूं उसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। फॉर्मूले से पहले उसका पर्पस बताता हूं। सो टॉर्क गिव्स अस द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। तो टॉर्क का पर्पस ये है कि इट गिव्स अस द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट जो है वो टॉर्क बताता है। ऑल राइट, अब देखो एक सिचुएशन हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है भाई, और इस रिजिड बॉडी पे हम जो है लेट्स से ये रिजिड बॉडी जो है इट इज पिवोटेड अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये पिवोटेड का क्या मतलब होता है, पिवोटेड भी वर्ड यूज होता है या हिंज्ड भी वर्ड यूज होता है। तो जैसे गेट होता है ना, गेट इज हिंज्ड, तो उसका मतलब क्या है, इट कैन रोटेट ओनली अबाउट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर को मैंने यहां से होल्ड कर लिया, नाउ इट कैन रोटेट अबाउट दिस पॉइंट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हिंज्ड हो गया या पिवोटेड हो गया, तो इसके अबाउट ही घूम सकता है। ये पॉइंट इटसेल्फ मूव नहीं करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम पिवोट कर देते हैं या हिंज कर देते हैं
वो पॉइंट बन जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो पॉइंट खुद नहीं मूव करेगा, दूसरे पार्टिकल उसके अबाउट सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे। ओके, तो ये मतलब है पिवोटेड या हिंज्ड वर्ड का। ऑलराइट, तो सब बॉडी यूं मान लो कि ऐसे कोई एक जो है कोई कील इसमें से हमने निकाल दी, मे भी छोटा सा होल है, उसके थ्रू एक कील इसमें से जा रही है, तो ये उसके अबाउट ये घूम सकती, कहने का मतलब ये। राइट, अब इस पे हमने इसके किसी पॉइंट पे सपोज हमने हाँ लेट्स से यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है, इस पे हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया एफ वेक्टर। राइट, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया गया है भाई, उसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द पिवोट, पिवोट को कह लो ओ, ये है आर वेक्टर। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क ऑफ दिस पॉइंट ऑफ दिस फोर्स एफ अबाउट द पिवोट ओ will be given by the cross product R cross F. So this is how torque is defined. ठीक है भाई, हाँ कील मतलब कील एकदम टाइट नहीं है, कोई लकड़ी के अंदर कील फंस जाती है वैसा नहीं है, थोड़ा सा एक होल है उसके थ्रू कील जा रही है, मतलब घूमने की जगह है भाई, एकदम टाइट फंसी भी नहीं है। ठीक है, घूमने की लूज है तो घूम सकती है। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस तरीके से हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट वेक्टर है। ये वेक्टर अभी तक जो भी हमने वेक्टर्स पढ़े हैं उनसे अलग कैटेगरी का वेक्टर है। इस टॉर्क की एक अलग कैटेगरी हम बनाने, इस वेक्टर की हम एक अलग कैटेगरी बनाएंगे अभी। एनीवे, पहले मैं लिख देता हूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लिख सकते हो कि भाई इट विल बी आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज विच एंगल, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, तो ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है ना, एरो वाली डायरेक्शन लेते हैं हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए, एरो वाली डायरेक्शन। तो ये हमें मिल रहा है पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर डायरेक्शन की बात करें हम टॉर्क की, तो फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर ऐसे घूमेगा भाई, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर हम घुमा रहे हैं, इन टू द पेज आ रही है ये। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो गई क्रॉस वाली, इन टू द बोर्ड। अब देखो, ये चीज सोचने में थोड़ी अजीब लगेगी कि ये कोई डेरिवेशन नहीं है, डेफिनेशन है भाई, ये टॉर्क का नाम है, ये टॉर्क होता है, सीधा बताया गया, तो दिस इज नॉट ए डेरिवेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। राइट, तो डेफिनेशन का कोई रीजनिंग नहीं दी जाएगी, डेफिनेशन तो बस होती है। ठीक है ना, इसको क्यों डिफाइन किया गया उसका पर्पस मैंने तुम्हें बता दिया, इससे हमें रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है कि भाई ये टॉर्क हमें जो है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट बता रहा है, फिर इसकी डायरेक्शन पेज के अंदर की तरफ है, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों है? तो अब देखो, मैं तुम्हें वेक्टर्स की दो कैटेगरीज के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो वेक्टर जो है उनका क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स की दो कैटेगरीज, एक होते हैं भाई जो आज तक हम पढ़ते आए थे वेक्टर्स, उनको हम कहेंगे पोलर वेक्टर्स, और दूसरी कैटेगरी है एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स, वेक्टर ये दो कैटेगरी के हैं। ठीक है, अभी तक जो भी वेक्टर्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब के सब इस कैटेगरी में हैं। सीधे साधे सिंपल कि भाई पार्टिकल यहां से वहां गया, डिस्प्लेसमेंट ये है, पार्टिकल उधर जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो है, मैंने ऐसे धक्का मारा, फोर्स की डायरेक्शन ये है। सिंपल वेक्टर्स वो थे पोलर वेक्टर्स। ये जो एक्सियल वेक्टर्स हैं
वो हमें 2 चैप्टर्स में ज्यादा मिलेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास के कौन से चैप्टर्स? सर्कुलर मोशन में भी कुछ एक्सियल वेक्टर आए थे, हालांकि उसकी, जैसे मैंने एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें बताया था, हालांकि उसकी डायरेक्शन की हमने बात नहीं की। अब हम करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन की बात करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सब जो हैं एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 1-2 आएंगे, तो अभी बाद में जब नाम आएंगे तभी इसको इसमें रखेंगे, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है भाई? इनकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, ठीक है ना। जैसे, और वो हमें राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान लो कोई डिस्क है, सपोज ये डिस्क ऐसे घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी बता सकते हो? उसके लिए तरीका क्या है? राइट हैंड लो, ठीक है, लेफ्ट हैंडर्स अगेन बी केयरफुल, राइट हैंड लेना है और उसको जैसे बॉडी घूम रही है अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल कर दो, ठीक है ना। बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है तो अपने फिंगर्स को भी ऐसे कर्ल कर दो। नाउ द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्या हुआ? घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होगी, ठीक है। और अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही होती तो इनटू द बोर्ड होती। बाय द वे, ये ओमेगा वेक्टर, कहने का मतलब ये कि ओमेगा वेक्टर जो है सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर मान लो पार्टिकल का जो है सर्कुलर मोशन ऐसे किसी हॉराइजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है, ओमेगा वेक्टर ऐसे, एक्सिस वर्टिकल है। अब एक्सिस वर्टिकल है तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन, अब ये सर्कुलर मोशन में ओमेगा को मैं ऐसे घुमाऊंगा, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। तो इसमें तो ये ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन डॉट वाली थी, ठीक है, और इसमें ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई ऊपर की तरफ, ये है, ठीक है ना। सो ये बात है। अच्छा, जहां तक अल्फा का सवाल है, देखो अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा एक डायरेक्शन में होंगे। अगर ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा से अपोजिट हो जाएगी। बस इतना समझ लो, ठीक है ना। अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन का मैंने तुम्हें तरीका बता ही दिया, ठीक है ना। ये तिरछा भी हो सकता है भाई, मान लो सर्कुलर मोशन किसी इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है, ऐसे ऐसे बॉडी घूम रही है, ठीक है, बॉडी इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पे घूम रही है, ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी ऐसे। तो जो भी सर्कुलर मोशन का प्लेन है भाई, उसके परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर होता है, अलोंग द एक्सिस इनकी डायरेक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर, राइट। अब टॉर्क की बात हम यहां पे कर रहे हैं। ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन मैंने बता दी, टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो भाई जैसे इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई? इनटू द बोर्ड आई। हमने आर क्रॉस एफ किया, क्रॉस वाली डायरेक्शन आई, ठीक है। तो एक्सिस जो है ये ओ से पास हो रहा है, ये एक्सिस है, ठीक है ना, ऐसे हॉराइजॉन्टल एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूं, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करता हूं राइट हैंड, जो जिस डायरेक्शन में, अब देखो इसको टॉर्क को थोड़ा फील भी करना चाहिए हमें। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, तो देखो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा। पता चल रही कि नहीं बात? एंगुलर वेरिएबल्स का कोई क्रॉस वाला फॉर्मूला होता है अगर, हाँ तो अरे भाई वही आ रहा है ना, ये दोनों पोलर वेक्टर हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें ये मिल रहा, ठीक है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। और इसकी डायरेक्शन, अब देखो क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि अगर थंब को तुम अंदर कर दो, टॉर्क की डायरेक्शन में अगर तुम फिंगर को कर दो, तो ये टॉर्क बॉडी को इस सेंस में घुमाएगा। अब ये सेंस कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज, ऐसे। तो ये जो क्रॉस आ रहा है उसका एक मतलब ये भी है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द टॉर्क इज क्लॉकवाइज,
मैं इनटू द बोर्ड भी बोल सकता हूं कि टॉर्क इनटू द बोर्ड है, वो तो हमें ठीक है भाई आर क्रॉस एफ से मिल ही रहा है। मैं इसको क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोल सकता हूं। ये चीज सबको फील हो जानी चाहिए कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे, जैसे यहां पिवोटेड है, इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ये आर वेक्टर के अलोंग मैंने पेन को रखा हुआ है, मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से ऐसे खींच रहा हूं तो ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, तो टॉर्क की डायरेक्शन को फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल जो है उसको आदत डाल लो कि भाई बॉडी को हम, ये आर क्रॉस एफ ऐसे घूम रहा है तो बॉडी भी ऐसे घूमेगी, टॉर्क की डायरेक्शन हम एक्सिस के अलोंग बताएंगे। ओके, चलो फील आ गई थोड़ी, बढ़िया। तो अब देखो, ये हमने टॉर्क यहां पे आर क्रॉस एफ से बताया, आर एफ साइन थीटा मैंने बताया। एक चीज सोचो कि अगर मैं ऐसा करूं कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इसकी बजाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मैं शिफ्ट कर दूं थोड़ा, ठीक है। मैंने एक दूसरा, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इसको सेम रखते हुए, ये लाइन ऑफ फोर्स को सेम रखते हुए मैंने इस फोर्स को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। मे बी यहां से ये फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स इस एफ वेक्टर को मैंने स्लाइड करके थोड़ा आगे कर दिया, ठीक है, कि अब इस पॉइंट पे लगने की बजाय अब ये इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि भाई टॉर्क की वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा। टॉर्क विल इंक्रीज, टॉर्क विल डिक्रीज और टॉर्क विल रिमेन सेम। मैंने एफ वेक्टर पहले यहां पे लगाया था इस पॉइंट के अबाउट, अब मैं उसकी बजाय इस पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं। सेम लाइन ऑफ मोशन रखते हुए मैंने एफ वेक्टर को स्लाइड कर दिया। हां, तो थीटा कम हो जाएगा तो डिक्रीज, एक आंसर तो ये आया है। और बताओ भाई, थीटा कम हो जाएगा, ये बात तो सोचने में सही लग रही है, लेकिन एक बात जरा ये भी तो सोचो कि आर की वैल्यू भी तो बढ़ी हुई लग रही है। इंक्रीज होगा, कई लोग ऐसा बता रहे हैं, देवांश और आदित्य नहीं, आदित्य का ने बोला डिक्रीज। कुछ लोग अब ये भी आने लग गए कि इट विल रिमेन सेम। तो तीनों टाइप के आंसर आ रहे हैं। सेम बोलने वाले हालांकि कम हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्लस या इंक्रीज बता रहे हैं। भाई देखो, अगर तुम आर की वैल्यू देखो तो ये आर की वैल्यू तो ठीक है बढ़ गई, आर की जगह ये R1 अगर मैं लिखूं तो R1 ग्रेटर देन आर आ रहा है। इस एंगल को θ1 कहूं तो ये θ1 लेस देन थीटा आ रहा है। लेकिन एक बात सोचो जरा, एक बात सोचो जरा भाई, ये जो है टॉर्क, इसको हम F इंटू आर साइन थीटा ऐसे लिखते हैं। तो ये आर साइन थीटा पे क्या असर है ये हम पता लगा सकते हैं क्या? ये आर साइन थीटा इस डायग्राम में क्या है ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, ये अगर मैं एक काम करूं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट O से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये ठीक है। इस आर वेक्टर को एक बार मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, रुको एक बार, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर वेक्टर को भी वापस लिख देता हूं मैं, ये वाला आर वेक्टर था, थोड़ा घिचपिच हो रहा है डायग्राम, मैग्नीफाई कर लेते हैं लो, है ना। ओके, तो भाई देखो, ये आर वेक्टर है, आर का मैग्नीट्यूड है, ये एंगल थीटा है, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी थीटा ही होगा। ये आर है और ये थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है भाई, कौन सा, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है L, इसको मैं लिख सकता हूं L इक्वल टू आर साइन थीटा, है कि नहीं। ये R है और ये थीटा है, तो ये R साइन थीटा हो गया L, ठीक है। तो ये L जो है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम आवर पिवोट, जिसके अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, राइट। अब
अगर मैं ये इसका R1 और R1 इंटू साइन थीटा 1 करूं, ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है, तो ये वाला भी थीटा 1 हो गया। और अगर मैं R1 साइन थीटा 1 करूं तो वो भी तो L आ रहा है, ठीक है। L इज इक्वल टू R साइन थीटा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू R1 साइन थीटा 1, इजंट इट, राइट। तो एक बात ये सोचो टॉर्क के बारे में कि भाई अगर मैंने लाइन ऑफ एक्शन को सेम रखा है तो करेक्ट आंसर ये है कि टॉर्क विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने सेम कहा था उन सभी को बधाई हो, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है। मेरी तरफ से एक एक रसगुल्ला खा लेना। हाँ, तो अब जो है टॉर्क के लिए एक रिजल्ट हमें यह भी मिल गया कि हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ इंटू एल, वैसे जो एल का मतलब जो है वो क्या है, एल का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द हिंज फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उससे O का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। बाय द वे ये जो L है ना, इसके लिए ना एक नाम भी है, इसके लिए एक टर्म यूज होती है, इसको कहा जाता है आर्म, इसको कहते हैं आर्म, ठीक है। सो वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू F फोर्स इंटू आर्म, ठीक है। तो आर्म का मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस ये आर्म है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो F वेक्टर है इसको इस लाइन पे तुम कहीं भी स्लाइड कर सकते हो, आगे चाहे पीछे कहीं भी स्लाइड कर लो, ठीक है भाई। ये टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे काम में आती है। बहुत बार टॉर्क की वैल्यू को एफ आर साइन थीटा करके निकालना मुश्किल होता है, एफ इंटू एल से सोचो तो फटाक से निकल जाती है, फास्ट हो जाता है काम हमारा, ठीक है ना। चलो इसके आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब देखो टॉर्क को हमने जनरल वे में पढ़ा है, ठीक है ना। वैसे टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, उसके एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तुम्हें आर वेक्टर जो है एक्स वाई जेड कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है, एफ वेक्टर भी एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है। तो जो भी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के तुम आंसर निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट तो मैंने तुम्हें बताया उस तरीके से सॉल्व करके तुम आंसर निकाल लोगे, वो कोई खास बात नहीं है। जो एक रियल प्रॉब्लम की सिचुएशन होगी, ठीक है ना, हाँ उस पर हम आ रहे हैं, एप्लीकेशन पे ही आ रहे हैं। तो जो रियल प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होगी ना, उसमें मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे लिए ना टॉर्क में वन डायमेंशनल केस ही हमें मिलेंगे, ठीक है। जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें रोटेशन वन डायमेंशनल ही लिया जाता है, ठीक है। हालांकि एक आध क्वेश्चन कुछ एक रीसेंट जेई में आ गए हैं जो कि हकीकत में आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन कभी कभार जेई वाले वो भी पूछ रहे हैं तो क्या करें। बाकी सिलेबस से अगर हम स्ट्रिक्टली जाएं तो टॉर्क का वन डायमेंशनल केस ही अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। अब देखो बात हम करते हैं टॉर्क जो एक ही डायमेंशन के अबाउट हम ले रहे हैं, बात हम करते हैं, इसको हम कहते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। अबाउट एन एक्सिस, ये हमें समझना है हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज है। हाँ, वो जो 2016 वाला जो क्वेश्चन है, हकीकत में वो सिलेबस में है नहीं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अब दे दिया है तो ठीक है, जो भी है उसको भी बताएंगे, तुम्हें चिंता मत करो। तो अब देखो क्या है, एक डोर को इमेजिन करो, ठीक है। तुम्हारे आसपास कोई डोर होगा, है ना, तो इस डोर को इमेजिन करो, ये इस डोर का एक्सिस है, ठीक है ना। इसके ऐसे हिंजेस होंगे यहाँ पे हर डोर के कम से कम 2 हिंजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं, पास पास नहीं बनाए जाते हैं। वो सब के कारण भी मैं बताऊंगा पास पास क्यों नहीं बनाते हैं, हिंजेस को दूर दूर रखना क्यों ज़रूरी है।
वो सब आएगा इस चैप्टर में। ओके, तो हिंजेस का मतलब क्या हो गया कि भाई दिस ऑब्जेक्ट, दिस डोर इज कंस्ट्रेंट, जैसे कंस्ट्रेंट मोशन होता था ना, वैसे ही दिस डोर इज कंस्ट्रेंट टू रोटेट ओनली अबाउट दिस एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। अब जैसे ट्रांसलेशन में अगर हम बात करें कि मान लो एक कोई रॉड है, ऐसे दोनों तरफ से फिक्स्ड रॉड है और इसमें ना एक मोती पिरोया हुआ है, बीड है इसमें, ठीक है। अब इस बीड पे मैं तिरछा फोर्स भी लगाऊं, ऐसे फोर्स भी लगाऊं, तो भी बीड मुझे पता है कि ऐसे ही जा सकता है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, रॉड जाने नहीं देगी। तो हम कहेंगे द बीड इज कंस्ट्रेंड टू मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, कहेंगे कि नहीं। सिमिलरली इफ डोर इज हिंज्ड, इट इज कंस्ट्रेंड टू रोटेट ओनली अबाउट दिस वाई एक्सिस। तो ये मान लो हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब सोचो इस डोर पे, बाय द वे ये टॉर्क अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, टॉर्क वेक्टर है उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्सिस, दैट इज व्हाट, यानी कि इस सिचुएशन में हम बात करें तो इसका y कंपोनेंट हो गया क्योंकि एक्सिस y के अलोंग है, ठीक है। अब देखो मैं इस डोर पे अगर ये हिंज्ड है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा लूं, कैसे भी फोर्स लगा लूं, ये घूमेगा इसी के अबाउट, ये हमें पता है। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस हम कैसे निकालेंगे उसको हम लेते हैं। तो कोई हमने एक पॉइंट लिया, मान लो जनरल पॉइंट इस गेट पे हमने ले लिया और इस पे फोर्स की जनरल डायरेक्शन हमने ले ली कि इसके फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी है भाई, फोर्स का कुछ वाई कंपोनेंट भी है और फोर्स का तीसरा परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द डोर बाहर की तरफ ये एफ जेड वाला कंपोनेंट भी है। एफ जेड की डायरेक्शन समझ लो आउट ऑफ द बोर्ड, डॉट वाली डायरेक्शन, तीनों कंपोनेंट है। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क का जो सिंबल है भाई उसका नाम है टाओ, ग्रीक लेटर टाओ, अल्फा बीटा गामा थीटा ओमेगा ये सब ग्रीक लेटर है, वैसे ही टाओ नया ग्रीक लेटर आ गया है, ओके। एक कर्सिव वाले टी के जैसा होता है टाओ, ओके। तो हाँ, तीनों जो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, तीनों कंपोनेंट जो हैं उनको हम एक एक करके उनका टॉर्क निकालेंगे और ये देखेंगे कि उनका क्या रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। और किसी एक पॉइंट के अबाउट, मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट डिसाइड किया कि मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, तो ये मेरा आर वेक्टर है, ये हो गया आर वेक्टर हमारा। अब सोचो आर क्रॉस एफ एक्स, एक बार बाकी कंपोनेंट भूल जाओ, सिर्फ एक्स कंपोनेंट को सोचो। आर क्रॉस एफ एक्स, इसका टॉर्क अबाउट द एक्सिस कितना होगा। मुझे टोटल टॉर्क नहीं चाहिए, मुझे टॉर्क अबाउट द एक्सिस चाहिए, क्योंकि बाकी के टॉर्क के कंपोनेंट यूजलेस हैं, क्योंकि बॉडी सिर्फ इसी के अबाउट घूमेगी, वाई एक्सिस के अबाउट। तो आर क्रॉस एफ एक्स का वेरी गुड आंसर आने लग गया है। अगर मैं टॉर्क अबाउट द एक्सिस निकालता हूं तो वो आएगा 0। कैसे 0 आ रहा है, क्योंकि आर क्रॉस एफ एक्स, आर क्रॉस एफ एक्स अगर मैंने किया, आर ऐसे है एफ एक्स ऐसे है, तो ये डायरेक्शन इन टू द बोर्ड आ रही है, इन टू द बोर्ड तो वाई के परपेंडिकुलर हो गई, तो उसका कंपोनेंट आएगा ही नहीं। हाँ, ये डायरेक्शन इन टू द बोर्ड आ गई ना, हमें तो सिर्फ वाई कंपोनेंट चाहिए टॉर्क का, बाकी हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि बाकी किसी डायरेक्शन में बोर्ड, ये डोर जो है घूम ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क ऑफ एफ एक्स अबाउट द एक्सिस इज 0, ठीक है ना। टॉर्क ऑफ एफ एक्स को 0 नहीं मैं बोल रहा, टॉर्क ऑफ एफ एक्स का एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट जो है वो 0 है। और इसको तुम प्रैक्टिकली सोच भी सकते हो। इमेजिन करो ये डोर है तुम्हारे पास और तुम यहां से पकड़ के इसको ऐसे खींच रहे हो, तो क्या ये डोर घूमेगा भाई? ये डोर है, ये इसके हिंजेस हैं, यहां से पकड़ के अगर तुम ऐसे खींचोगे कुछ नहीं होगा डोर का,
ठीक है ना। ज्यादा जोर लगा दिया तो हिंजेस उखड़ जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर मजबूती से हिंजेस लगाए गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, घूमेगा तो नहीं, ये बात पक्की है, राइट। तो इतनी बात समझ में आई। अब y कंपोनेंट को लेते हैं, मतलब हम इस पॉइंट से इसको ऊपर खींच रहे हैं भाई, सपोज, ठीक है। r क्रॉस fy, सोचो क्या fy का कुछ रोटेशनल इफेक्ट होगा, क्या fy का टॉर्क अबाउट द एक्सिस कुछ जीरो आएगा, fy का टॉर्क अबाउट द एक्सिस कुछ आएगा? तो बोल रहे हैं लोग कि यस आएगा। नहीं, हाँ, अनय ने सही बोला, आदित्य ने भी सही बोला कि ये जीरो है। फिर से सोचो भाई, आर क्रॉस एफ वाई, आर क्रॉस एफ वाई, ये ऐसे हो गया। मैंने बताया भी था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब देखो, आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है ना। आर वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में ही आर वेक्टर है और एक्स वाई प्लेन में ही एफ वाई है, दोनों इसी प्लेन में है। तो ऑब्वियसली जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आर क्रॉस एफ वाई आउट की, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो बाहर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस प्लस जेड डायरेक्शन में, तो वाई कंपोनेंट जीरो हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि टॉर्क ऑफ एफ वाई जो है वो भी, उसका भी अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट जीरो है, ठीक है। गेट को अगर ऐसे ऊपर की तरफ धकेले कोई तो नहीं रोटेट होगा वो। गेट बाय द वे अपने वेट की वजह से भी रोटेट नहीं होता है। मान लो ये वाई ऊपर की बजाय मैं नीचे वेट के जैसा, एमजी के जैसा फोर्स लगा दूं यहां पे, ठीक है ना, एमजी के जैसा फोर्स इधर लगा दूं तो वो भी जो है रोटेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जेड कंपोनेंट की, कि अगर हम गेट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर गेट को मैं ऐसे खींच रहा हूं इस तरफ तो ये गेट घूमेगा, इट विल टर्न लाइक दिस, राइट। सो टॉर्क ऑफ एफ जेड अबाउट द एक्सिस, ये चाहिए मुझे, ठीक है ना। पहले मैं ऐसा करता हूं, टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर लिखता हूं, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एफ जेड की डायरेक्शन ये वाली, बाहर की तरफ, ठीक है। टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? चलो इसके लिए तुम्हें ऑप्शन देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर, ठीक है, एफ जेड जो कि बाहर की तरफ है उसके टॉर्क की डायरेक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन ए ये डायरेक्शन, ऑप्शन बी ये डायरेक्शन, ऑप्शन सी ये डायरेक्शन, या ऑप्शन डी ये डायरेक्शन। बताओ भाई, टॉर्क ऑफ एफ जेड कौन सा एरो सही डायरेक्शन बता रहा है? बताओ। हाँ, तो बी और डी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। बी और डी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं भाई। कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। अब देखते हैं इसको क्लियरली, हम समझते हैं। देखो, ये बात समझो कि भाई मैं अगर टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर निकाल रहा हूं तो ये होता है आर क्रॉस एफ जेड। इसका मतलब टॉर्क ऑफ एफ जेड जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ जेड, ठीक है। तो एफ जेड के परपेंडिकुलर है, एफ जेड खुद बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बोर्ड के प्लेन में होगा। पहली बात तो perpendicular to fz means it will be in the plane of screen. Then perpendicular to r, so there are two options, it can be this way or it can be that way, right? तो ऑप्शन ए और बी तो हो गए आउट, क्योंकि ये r के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। इन दोनों में से कौन सा होगा? राइट हैंड लो
फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ रोटेट करने की कोशिश करो। ऐसे रखा तब तो नहीं घूम रही उंगलियां, ऐसे रखा है तो आर से एफ जेड घूम रही हैं क्लियरली। थंब की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन हो गई। सो करेक्ट आंसर इज डी, ये है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये आई है, ये डायरेक्शन आई है टॉर्क ऑफ एफ जेड वेक्टर की। तो ये पूरा का पूरा भी हमारे काम का नहीं है, ये पूरा का पूरा भी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है इसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, हमारे काम का वो है, ठीक है ना। तो इसका ये एंगल अगर थीटा है, बाय द वे टॉर्क ऑफ एफ जेड जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टॉर्क ऑफ एफ जेड का मैग्नीट्यूड क्या, मैं मतलब ये बताओ कि एफ जेड और आर के बीच का एंगल कितना है? एफ जेड और आर के बीच का एंगल कितना है भाई, पता चल रहा है? एफ जेड और आर के, अच्छा एक लेफ्टी ने गलत कर दिया आंसर एफ जेड और आर के बीच का एंगल है 90 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि आर इसी प्लेन में है, एफ जेड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है। तो टॉर्क ऑफ एफ जेड का मैग्नीट्यूड मैं सिंपली आर मल्टीप्लाइड बाय एफ जेड ये लिख सकता हूं, साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो अब देखो हमें टॉर्क अबाउट द एक्सिस चाहिए था, है ना। तो ये वैल्यू बनेगी आर एफ जेड, या इसको रुको, एफ जेड मल्टीप्लाइड बाय आर कॉस थीटा, क्योंकि एफ जेड का एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट चाहिए मुझे, ठीक है ना। एफ जेड का जब हम एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लेते हैं तो वो एक्सिस के, वो टॉर्क अबाउट द एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये आर कॉस थीटा जो है वो कितना है, उसकी भी बात हम करते हैं, ठीक है। तो आर कॉस थीटा जो है ना वो क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। ये एंगल थीटा है, तो यहां पे कौन सा एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल थीटा आएगा, है कि नहीं भाई? ये तो 90 माइनस थीटा हो गया। ये एंगल जो मैंने बनाया है ये भी छोटा सा एंगल थीटा है, और ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है भाई। तो आर कॉस थीटा जो है दरअसल ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब क्या, एफ जेड जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। तो टॉर्क ऑफ एफ जेड अबाउट द एक्सिस ये हो जाएगा सिंपली एफ जेड इंटू एल, एफ जेड इंटू एल। दिमाग खुल गया रोटेशन में। हाँ, दिमाग तो खुला रखना बड़ा जरूरी है भाई, और दिमाग का खुलना बहुत जरूरी है रोटेशन के लिए, ठीक है। अब क्या है कि टॉर्क का जो एप्लीकेशन है ना अपने सिलेबस में वो रिलेटिवली आसान है, लेकिन डेफिनेशन उसकी जो है वो 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि डोर के किसी पॉइंट पे जनरल फोर्स लग रहा है कोई, जिसके एक्स वाई जेड सारे कंपोनेंट है। तो पहली बात तो एक्स और वाई कंपोनेंट को तो हटाओ, किसी काम के नहीं है। जो जेड कंपोनेंट है सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करेगा रोटेशन अलोंग द एक्सिस के लिए, ठीक है ना। रोटेशन अबाउट द एक्सिस जो है, टॉर्क अबाउट द एक्सिस जो हमें चाहिए उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और उसकी वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। जो जेड कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स का कंपोनेंट, और वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो एक्सिस का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हें टॉर्क मिल गया। यही टॉर्क काम का है, बाकी कंपोनेंट काम के नहीं है। ओके, ये नेगेटिव क्यों नहीं है? अरे ठीक है भाई, वो
वो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन तुम्हें पता चल रही है डाउनवर्ड आ रही है तो ठीक है, तुम उसको चाहो तो नेगेटिव लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अगर मैंने बाय द वे हाँ टॉर्क के z कंपोनेंट अबाउट द एक्सिस है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन तुम्हें बेसिकली सेंस ऑफ रोटेशन बताएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सेंस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसे, अगर इधर से हम पुश कर रहे हैं तो इसको ऐसे घुमाएगा, इस तरफ घुमाएगा, तो ये टॉर्क z डाउनवर्ड हो गया, इट विल टर्न द गेट लाइक दिस, तो उसको मैं सेंस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में बता सकता हूं। यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, यहां मैं तुम्हें सेंस ऑफ रोटेशन बता रहा हूं कि द गेट विल, डोर विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है। ये आया L कैसे आया, ज्योमेट्री से आया भाई, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस L cos थीटा हो गया यहां पे, ऐसा है, सॉरी r cos थीटा, ये r है, r cos थीटा ये हो गया, तो r cos थीटा L के बराबर आ रहा है। ओके, तो टॉर्क अबाउट द एक्सिस हमने समझ लिया। अब देखो क्या है कि इसका जो है, जो पार्ट हमें करना है कि फिक्स एक्सिस रोटेशन, जो पार्ट फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स एक्सिस रोटेशन, जिसमें कि बॉडी एक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगी, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो उसके लिए एक डेरिवेशन हम कर लेते हैं। देखो ये एक्सिस हमें दिया हुआ, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी है कोई जनरल विच इज फ्री टू रोटेट, ठीक है। अब इस पे मैंने कोई एक छोटा सा मास लिया, ठीक है ना, ये मास मान लो m1 मास है, जिसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, ठीक है। तो अगर ये बॉडी रोटेट होती है तो ये जो m1 मास का पार्टिकल है ये इस एक्सिस के अबाउट r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, घूमेगा कि नहीं, ठीक है ना भाई, r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा। डायरेक्शन का सही ऑप्शन सी होगा। अरे नहीं भाई, FZ ऐसे है, R ऐसे है, R क्रॉस FZ, ये डायरेक्शन आ रही है, R क्रॉस FZ, राइट हैंड है, सब कुछ सही कर रहा हूं, यही है, ओके। हाँ, तो M मास R1 रेडियस के सर्कल पे ऐसे घूमेगा भाई, ठीक है ना। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अरे भाई वो स्केलर तो डॉट प्रोडक्ट करें तब मिलती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर भी मिलती है, ठीक है ना। तो वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों बातें। ओके, अब मान लो इस पार्टिकल पे ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका फोर्स का रेडियल टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स इस पे लग रहा है उसका एक होगा भाई सेंट्रिपिटल या रेडियल कंपोनेंट, F रेडियल कह लो, एक होगा ऐसे टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है ना। अगर मैं इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का निकालूं टॉर्क, टॉर्क ऑन पार्टिकल 1, ठीक है, तो उसमें तुम समझ सकते हो कि रेडियल का तो कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा भाई, है कि नहीं, रेडियल का कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो जाएगा। ये जो टेंजेंशियल है यहां पे इनटू द बोर्ड जा रहा है, इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, तो इसका टॉर्क अबाउट द एक्सिस हमें मिल जाएगा F टेंजेंशियल इंटू R1, मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना भाई। अब जो है F टेंजेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं मास किसका है, m1 पार्टिकल का मास है मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, m1 सॉरी मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हें ध्यान होगा होता है अल्फा r1, ठीक है ना, टेंजेंशियल मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन की थ्योरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा r1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला r1 है ही, ठीक है। तो फोर्स को मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिख लिया, ठीक है।
अब ऐसा का ऐसा मैं दूसरे पार्टिकल, तो ये पहले पार्टिकल के लिए क्या हो रहा है, ये बन रहा है भाई m1r1 स्क्वायर अल्फा, ये बन रहा है। अब ये का ये जो मैंने इस फर्स्ट पार्टिकल के लिए किया, इस पे लगने वाले फोर्स का मैंने क्या किया है, टॉर्क ले लिया। फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, रेडियल टेंजेंशियल, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन से। तो रेडियल का तो टॉर्क जीरो होगा, कुछ आएगा नहीं। टेंजेंशियल का टॉर्क हमने निकाला, ठीक है, जो कि रिजल्टेंट टॉर्क है। ये की ये इक्वेशन मैं पार्टिकल नंबर 2 के लिए लिखूं भाई, कहीं और पे ये दूसरा पार्टिकल है भाई, पार्टिकल नंबर 2 है जिसका ये डिस्टेंस r2 है, ठीक है ना। पार्टिकल नंबर 3 हो सकता है m3 जिसका डिस्टेंस r3 है, वगैरह वगैरह। I will get m2 r2 square into alpha. Similarly for all particles. अगर मैं सिग्मा कर दूं सबका, तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा ध्यान रखो रिजिड बॉडी में सारे पार्टिकल्स का सेम होना कंपलसरी है, पहले ही बता दिया था मैंने, रोटेशन के पहले लेक्चर में बताया था। तो अल्फा सबका कॉमन आ जाएगा, मुझे मिलेगा सिग्मा mi/ri स्क्वायर इंटू अल्फा। ये क्या होता है हम जानते हैं, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इंटू अल्फा, दिस इज द टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी। सारे पार्टिकल्स पे लगने वाले फोर्स का टॉर्क हमने ले लिया, तो ये टोटल टॉर्क हो गया, और ये भी किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है एनालॉगस टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। जैसे एक रिजल्ट होता था F इज इक्वल टू एम ए, राइट। मास के एनालॉगस क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन के एनालॉगस क्वांटिटी अल्फा, फोर्स के एनालॉगस क्वांटिटी टॉर्क। हालांकि यहां पे अंतर है, दोनों इक्वेशंस में अंतर है, वो वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इसमें एरो के एरो वाले साइन नहीं लगे हुए, क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस है, ये भी वेक्टर्स टॉर्क अल्फा वेक्टर हैं, लेकिन ये वन डायमेंशनल केस है, वो टू डायमेंशनल था, इसीलिए रोटेशन आसान है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस है। कुछ तो मेरे को बताना पड़ेगा ना इसको आसान बताने के लिए। तो ये फायदा है देखो इसका कि दिस इज नॉट ए वेक्टर इक्वेशन, मतलब इस पे एरो नहीं लगे हुए, वेक्टर्स क्वांटिटी है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए कंपोनेंट ओनली अलोंग द एक्सिस। तो टॉर्क भी एक्सिस के अबाउट लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम एक्सिस के अबाउट लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना। तो उनको तुम्हें करना है, थोड़ा होमवर्क तो मैं दे ही दूं, रुको एक बार, एक सेकंड, शीट में से दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो रोटेशन की शीट मैंने डाल दी थी, राइट। तो उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन जितने भी, अभी क्या है कि चैप्टर की शुरुआत में होमवर्क का स्कोप भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो बता देता हूं तुम्हें क्या क्या क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। हाँ भाई, तो एक्सरसाइज 1 इसमें करो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 6। अच्छा, इसके अलावा एक अच्छा मैच द कॉलम भी है, रुको लास्ट में है एक, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है। हाँ, ये है भाई नंबर 53, ये वाला मैच द कॉलम भी करना। अच्छा, एक्सरसाइज 2 के भी कुछ क्वेश्चंस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, 1 2 दो ही क्वेश्चन है, 1 और 2 ये हो गए। थोड़े से मैं HCV में से भी दूंगा ताकि तुम्हारी टॉर्क की भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। रोटेशन के टॉर्क वाले क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पर्पस, तो ये तुम्हें करने हैं, देखो हाँ, ये तुम्हें करने हैं नंबर 17 से, HCV एक्सरसाइज 17 से शुरू करना, 17 18 19 20, बस इतने काफ़ी हैं।
हाँ 17 to 20 ओनली 4 क्वेश्चंस। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, थोड़ा शीट में से, थोड़ा HCV से। बाय बाय। यू आर गेटिंग यंग डे बाय डे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खूब खुश रहो।